A mother is the best counselor, first mentor and a very good teacher for her children. यानी एक माँ अपने बच्चे की सबसे बेहतरीन उस्ताद और काउंसलर होती है। आज के व्लॉग में कुछ यूजफुल और प्राइम टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाने में बहुत प्रैक्टिकल और फंक्शनल साबित होंगी। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ किस तरह आसानी से हम लेकर आएं, किस तरह बच्चों का दिल पढ़ाई में लगाएं और बगैर मारपीट और डांट डपट के बच्चे का दिल पढ़ाई में लगे। इसके लिए बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, आपको भी कुछ चीजों पर फोकस करना होगा जो पॉइंट वाइज मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। सो वीडियो के सभी पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा एंड ट्राई टू एक्नॉलेज एवरी पॉइंट। जब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगी ना तो अल्टीमेटली आपके बच्चे का दिल पढ़ाई में लगेगा और बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई का टाइम हो गया है एंड ऑल दैट। बहुत आसान एंड मीनिंगफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना हर इंसान के लिए बहुत ईजी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मैं किचन के कुछ काम कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ आज के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का व्लॉग क्योंकि स्टडी से रिलेटेड है तो मैं अपनी बच्चियों की जो डेली बेसिस पर स्टोरी बुक्स ये रीड करती हैं ना, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों में से काफी लोगों ने कॉमेंट्स किए थे कि आप ही अपनी बच्चियों की बुक्स कलेक्शन शेयर करें। सो अपने टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ ना मैं अपनी बच्चियों की स्टोरी बुक्स भी शेयर करूंगी। कुछ इंग्लिश में है, कुछ उर्दू में है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। अच्छा, जब भी पेरेंट्स ने बच्चों को स्टडी करने या होमवर्क करने का कहना होता है ना तो एक्चुअली यूजुअली क्या हो रहा होता है कि वो अपने काम करते करते बच्चों को आवाज लगाते हुए किचन में चली जाती हैं कि बेटा होमवर्क कर लो, आपको इतना ज्यादा काम मिला हुआ है तो अपना होमवर्क स्टार्ट करो। इसी तरह यही जुमला कहते कहते फिर किसी और काम में लग जाती हैं, यानी फोकस नहीं करती बच्चे के ऊपर, और बच्चा भी आपकी इस कमांड को नेग्लिजेंस के साथ सुनकर अपने किसी और काम में लग जाता है। जब तक आप अटेंटिवली पूरे फोकस के साथ बच्चे को नहीं कहेंगी ना, उसके आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ कि बेटा होमवर्क कर लो, आपका होमवर्क का टाइम हो गया है, तब तक बच्चा इस बात को सीरियस नहीं लेगा और खेल में लगा रहेगा। सो फर्स्ट थिंग टू ब्रिंग योर चाइल्ड टू स्टडी इज ऑर्डर योर चाइल्ड इन लेस वर्ड्स एंड राइट टाइम। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने बच्चे को पढ़ने का कहना है तो आप ये देखें कि वो वक्त कौन सा है। सही वक्त में आपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ लेकर आना है। वो ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए कि बच्चा उस टाइम पर खेल रहा है या किसी और एक्टिविटी में है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा किसी खेल कूद में या फिर किसी भी और एक्टिविटी में फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ बिजी होता है, लाइक ड्राइंग कर रहा होता है, टीवी देख रहा है या मोबाइल पर है, और ऐसे टाइम पे पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि आप पढ़ो, आपकी पढ़ाई का टाइम है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि जब भी बच्चा अपनी पसंद का कोई खेल खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है या कोई भी और एक्टिविटी ड्राइंग वगैरह कर रहा है, तो उस वक्त ना बच्चा एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होता है। अब इस स्टेट से आप उसे किसी और स्टेट का काम दे देते हैं जो उसके बस में नहीं होता। खेल कूद में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट और तरह की होती है और काम के लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो एक चेंज, एक शिफ्ट आता है ना, वो बच्चे के लिए बड़ा डिफरेंट होता है और बच्चा उसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। आप ये एग्जाम्पल लें कि अगर आप अपनी पसंद का कोई खाना खा रहे हैं और कोई आपसे कहे कि ये खाना छोड़ो, पहले मेरा फुलां काम कर दो, तो आपको कैसा फील होगा? आप हो सकता है कि कर्टेसी में उसका काम कर भी दें, लेकिन अंदर से आपका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा और आपको अच्छा फील नहीं होगा। सो अचानक बच्चे को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ना लेकर जाएं, सही वक्त का इंतखाब करें। और ये डिफरेंट हो सकता है, हर बच्चे का पढ़ाई का टाइम अपने हिसाब से होता है। कोई बच्चा रात को पढ़ना पसंद करता है, किसी को सुबह के टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ाई के लिए हर बच्चे की स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं। बिफोर मूविंग टू सेकेंड टिप, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये आयशा और हानी की स्टोरी बुक्स हैं। कुछ उर्दू में हैं, कुछ इंग्लिश में हैं। जो इंग्लिश में हैं वो रोल्ड डाल की हैं और किसी और ऑथर्स की भी हैं। उर्दू की स्टोरी बुक्स भी अलग अलग हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हैं। आगे एक पॉइंट स्टोरी बुक्स का भी है, उसमें मैं आपको इन स्टोरी बुक्स के बारे में बताऊंगी कि बच्चों को किस तरह की स्टोरी बुक्स आपने पढ़ने के लिए देनी है, और अगर ये बुक्स आप अपने बच्चों को लेकर देते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आएगा और क्या चीज वो सीखेंगे। मूविंग टू द सेकेंड टिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ टाइम टेबल एंड प्लानर फॉर स्टडी। बच्चों की पढ़ाई का हमेशा एक टाइम टेबल बनाएं। आप खुद ना बनाएं, बच्चों से कहें कि वो खुद अपना टाइम टेबल बनाए। मैंने भी अपनी बच्चियों का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। आयशा और हानी ने खुद बनाया है और वो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज भी करती हैं, इम्प्लीमेंट भी करती हैं। अगर आपके बच्चों ने एक प्लानर बनाया होगा ना, एक टाइम टेबल शेड्यूल किया होगा, यानी आपके बच्चे चाहे छोटे हैं या बड़े, किसी भी एज का बच्चा है ना, उसे कहें कि आप अपना पढ़ाई का टाइम टेबल खुद बनाएं।
चाहे बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है एंड सो ऑन, जिस भी एज में आपका बच्चा है ना, वो अपना टाइम टेबल खुद प्लान करे। अच्छा, इस क्लिप में मैं आपको दिखा रही हूँ कि आयशा और हानी ने अपना स्केड्यूल खुद प्लान किया हुआ है स्टडी का। जब उनको टाइम कंफर्टेबल लगता है तब उन्होंने अपना स्टडी का टाइम मैनेज किया हुआ है। जब बच्चा अपना टाइम टेबल खुद बनाता है ना, तो उसका ये फायदा होता है कि उसके माइंड में होता है कि मैंने ये खुद बनाया है, अब मुझे खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। और आप भी उसे आराम से कह सकती हैं कि बेटा आपने खुद ही टाइम टेबल बनाया है, अब इसे फॉलो करें। अब इस टाइम टेबल बनाने से आपको भी आसानी हो जाती है और बच्चे को भी आसानी हो जाती है। सारे दिन में उसने एक टाइम ऐसा प्लान किया हुआ होता है कि इस टाइम पे उसे स्टडी करना है। ये ऑलरेडी उसके माइंड में चल रहा होगा कि 4 बजे या 5 बजे जो भी टाइम सेट किया है, इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है। तो इस टाइम से पहले पहले ना बच्चा अपने बाकी की एक्टिविटीज, टीवी या जो भी कुछ वो कर रहा है ना, वो खत्म करने की कोशिश करेगा। इस तरह टाइम टेबल बनाने का बिलीव मी बहुत फायदा होता है। बच्चे को खुद ही एक डिसिप्लिन आ जाता है कि मेरा ये पढ़ाई का टाइम है और अब इस टाइम पे मुझे और कोई काम नहीं करना, मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको भी बार बार नहीं कहना पड़ता, आपको भी पता होता है और बच्चे को भी पता होता है कि ये स्टडी टाइम है। और तीसरा फ़ायदा इस टाइम टेबल बनाने का ये होता है कि आप अपने मूड और अपनी ईज़ या अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से बच्चे को ट्रीट नहीं करते कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर आप फ्री हैं तो आप बच्चे को पढ़ाएंगे। और अगर इन दोनों चीज़ों का वाइस वर्सा है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आप परेशान हैं किसी वजह से, या आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अपने कामों का बहुत बर्डन है, तो उस दिन आप बच्चों को या उस टाइम आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने मूड और कंफर्ट के हिसाब से बच्चे को ना ट्रीट करें, उसको जो टाइम स्टडी का है वो ज़रूर दें। आप देखेंगे 4-5 दिन जब बच्चे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और बच्चा ना मेंटली तौर पर खुद को प्रिपेयर कर लेता है कि ये मेरा स्टडी टाइम है। जो भी टाइम बच्चे को स्टडी के लिए कंफर्टेबल लग रहा हो वो आप उससे ना एक पेपर पर लिखवा लें और उसे दिखाएं कि अब आपने इसको फॉलो करना है। और कहीं पे भी बच्चों की नज़रों के सामने उसे पेस्ट कर दें, चाहे कोई अलमारी या किसी भी चीज़ के ऊपर ना आप उसे लगा दें ताकि बच्चों की नज़रों के सामने रहे। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज डेजिग्नेट अ क्लियर स्टडी स्पेस। बच्चों को स्टडी के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, एक रूम सेलेक्ट कर लें, अगर रूम नहीं तो किसी भी रूम का एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लें, उसे अच्छे तरीके से कंफर्टेबली रेडी करें स्टडी के लिए। किसी अलग अलग जगहों पर अगर बच्चों को बिठाएं ना, तो वो उस जगह को ही एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, तो इसलिए एक स्पेसिफिक जगह ही दें। मोस्ट प्रेफरेबली टेबल चेयर पर बच्चे अटेंटिवली काम करते हैं और एक्टिव रहते हैं। मूविंग टू द टिप नंबर 4 विच इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जिस जगह पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उस जगह पर कोई भी इस तरह की चीज ना रखें जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हों, लाइक खिलौने वगैरह, मोबाइल या टीवी। स्पेशली छोटे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते साइड से कोई खिलौना उठा लिया, उसमें लग गए, मम्मा 1 मिनट, बस 1 मिनट में अभी रख दूंगी या रख दूंगा। तो ये चीजें होती रहती हैं। इसके अलावा जो बड़े बच्चे होते हैं वो मोबाइल उठा लेते हैं, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट। तो ये करते करते ना बच्चों का टाइम बहुत मिसमैनेज होता है और जाया होता है, और जो टाइम टेबल उन्होंने तरतीब दिया होता है ना, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह की चीजें बच्चों की पहुंच से दूर रखें जब वो स्टडी कर रहे हो। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पेरेंट्स के लिए आ जाती है कि आप भी बच्चों को बार बार मोबाइल देकर डिस्ट्रैक्ट ना करें और अपना पूरा फोकस जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उन्हीं पर दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों को काम देकर ना खुद मोबाइल पे लग जाते हैं, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, और हम मोबाइल पर होते हैं। तो इस चीज से भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल क्लास टीचर की देती हूँ। अगर क्लास टीचर छोटी छोटी बात पर क्वेश्चन देने के बाद मोबाइल पर लग जाए, फिर थोड़ी सी बात कह के मोबाइल पर लग जाए, तो ये चीज़ हम पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम फौरन उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम पेरेंट्स को होता है कि हम फीस दे रहे हैं और टीचर पूरी अटेंशन के साथ बच्चे को पढ़ाए। तो इसलिए जब क्लास टीचर की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो खुद भी इसे अवॉइड करें, क्योंकि आपका रवैया, आपका बिहेवियर बताता है बच्चे को कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को भी लगता है कि माँ अपने सारे काम छोड़कर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास बैठी है, तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है। जब ही तो अपने सारे काम छोड़कर हमारे साथ हमारी स्टडी में इन्वॉल्व है, तो इसलिए पेरेंट्स का बिहेवियर यहाँ पर बहुत मायने रखता है। एक्चुअली हम बच्चे को खुद अटेंशन, फोकस और टाइम देते नहीं है, बस उन्हें बुक्स और बैग देकर साइड पर बिठा देते हैं कि अपना होमवर्क करो। जब हम खुद अटेंटिवली उनकी स्टडी में इन्वॉल्व होंगे ना, तो डेफिनेटली बच्चा काम करेगा। तो सिर्फ बच्चे को ही स्टडी पर फोकस की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को भी है। नेक्स्ट हैबिट इज चेक देयर प्रोग्रेस एंड रिवार्ड देम। बच्चों की स्कूल की कॉपीज और बुक्स डेली बेसिस पर चेक करें, उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखें।
छोटे बच्चों की डेली डायरी चेक करें। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि डायरी पर उमूमन पेरेंट्स ने सिग्नेचर करने होते हैं, तो वो सिग्नेचर तक करने का पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। और फिर जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता बच्चों का, तो सारा ब्लेम उन्हीं पर डाल देते हैं। अगर आपने सारा साल बच्चे की प्रोग्रेस पर डेली बेसिस पर नजर नहीं रखी ना, तो आपको ये कहने का भी इख्तियार नहीं है कि आपका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि बस एक महीने में एक दफा चेक एंड बैलेंस रख लिया, एक दफा सारी बुक्स और कॉपीज चेक कर ली, या कभी कभार स्कूल की टीचर को जस्ट कॉल पे इसकी प्रोग्रेस पूछ ली, तो इन चीजों से काम नहीं चलता। आपको भी उतना ही अटेंटिव रहना पड़ता है जितना आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग्स आप देखें कि आप कितनी अटेंड करते हैं। कोई शाज़ो नादर एक आधी करते हैं, लेकिन बच्चे से भरपूर एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, उसके ग्रेड्स हाई आए। तो ये ना एक किस्म का टीम वर्क होता है जो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को जस्ट ट्यूशन या ट्यूटर के आसरे पर छोड़ा हुआ होता है और चेक एंड बैलेंस या उनकी प्रोग्रेस इतनी कोई ख़ास चेक नहीं करते। आप बिलीव करें कि जितना अच्छा एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा सकती है ना, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो खुद अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। उन्हें प्रॉपर एक टाइम दें, एक टाइम अपना फिक्स कर लें और उसमें बच्चों को स्टडी करवाएं। क्योंकि जितना सिंसेरली पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना, उतना कोई भी नहीं करवा सकता, चाहे आप जितनी मर्जी फीस भरते रहें। और अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप अपने बच्चे को जिस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकती हैं, एक एक चीज़ की क्लैरिटी दे सकती हैं ना, इस तरह कोई भी ट्यूटर या कोई भी ट्यूशन वाली बाजी नहीं पढ़ा सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे फर्स्ट अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाती हूँ। आयशा 7th में है और हानी 3rd क्लास में है। मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर के होते हैं, बाहर के भी कई काम मैं खुद कर रही होती हूँ, बच्चों को मैनेज कर रही होती हूँ, यूट्यूब को मैनेज करती हूँ। तो ये इन सब चीज़ों में ना मुझे बच्चों को पढ़ाई के लिए फ़ोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। इवन अपनी बच्चियों की कारी साहब में मैं खुद हूँ। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें सिपारा भी पढ़ाती हूँ और ट्यूशन भी खुद ही मैं इन्हें देती हूँ। ये जो पेपर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आयशा के मिड टर्म एग्जाम्स हैं और सारी प्रिपरेशन इसने माशाल्लाह घर पर ही की थी विदाउट एनी ट्यूशन और ट्यूटर। माशाल्लाह सब कुछ मैं बच्चियों को खुद घर पर ही करवा लेती हूँ। और जो मदर्स बच्चों को, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, खुद घर पर पढ़ाती हैं ना, उन्हें बखूबी इस बात का आइडिया है कि बच्चों को पढ़ाने में कितना टाइम और कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है। इंस्टेड के बच्चों को बस बैग पहनाया, फीस थमाई, ट्यूशन भेज दिया और पीछे से बाकी अपने सारे काम भी आराम से कर लिए और रेस्ट भी कर लिया। एनी हाउ, अगर आप अपनी ईज़ के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से बच्चियों को भेज रही हैं, क्योंकि आपकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उनकी प्रोग्रेस पर ज़रूर नज़र रखें। ट्यूशन में बच्चों की होने वाली स्टडी का भी डेली बेसिस पर ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें। नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स चंकिंग डाउन और ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। जब भी आपके बच्चे स्टडी के लिए बैठते हैं ना, तो उनको जो भी होमवर्क या जो भी टास्क, जो भी असाइनमेंट मिला हुआ होता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें। बच्चे को ये कहकर पैनिक या कियोस ना करें कि इतना ज़्यादा काम मिला हुआ है, अभी आपने ये भी करना है, अभी आपने ये भी करना है, इसके बाद फुलां काम आपका रह जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ ना करें। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस या वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो बच्चा बड़ा मेंटली प्रेशराइज हो जाता है और उसको ना अपना काम बहुत बर्डनाइज लगने लगता है। बच्चों को हमेशा रिलैक्स रखें। उन्हें कहें कि बेटा आप काम डिवाइड कर लो, पहले ये काम कर लो, उसके बाद ये कर लेना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, फिर उसके बाद फुलां काम कर लेना। तो इस तरह ना बच्चे को रिलैक्सेशन दें। अगर आप बच्चे को पहले ही बर्डनाइज कर देंगे ना, डरा देंगी कि ये भी करना है, ये भी करना है आपने, तो बच्चा ना पहाड़ जैसा समझेगा उस चीज को और पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसकी हिम्मत ही खत्म हो जाएगी और मोरल डाउन हो जाएगा। बल्कि आपने इसका वाइस वर्सा करना है। अगर पहाड़ जैसा असाइनमेंट भी है ना, पहाड़ जैसा उसका होमवर्क है, तब भी आपने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे के लिए इजी बनाना है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे को काम करवाएं। सारा काम ओवरऑल कंबाइन करके उसके सर को बर्डनाइज ना करें। आप ये एग्जाम्पल अपने ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करें कि आपको अगर कहा जाए सारे किचन को एक ही दिन में साफ करें, तो कितना मुश्किल होगा। अगर आप यही काम अपने लिए डिवाइड कर लें, एक दिन कैबिनेट साफ कर लिए, एक दिन स्लैब्स कर ली, एक दिन ओवन या चूल्हा साफ कर लिया, इस तरह आपके सारे काम भी हो जाते हैं, बर्डनाइज भी नहीं होती हैं और रिलैक्स रहती हैं। इसी तरह बच्चे के लिए भी हर काम को डिवाइड कर दें। और जब भी आप बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट करवाएं ना, तो सबसे पहले उनके पसंदीदा सब्जेक्ट से स्टार्ट करवाएं। ये नहीं कि पहले मुश्किल सब्जेक्ट करवा दूं, आसान तो बच्चा खुद भी करता रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप बच्चे को किसी उसके फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करवाती हैं ना, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है,
जब बच्चा अपने फेवरेट सब्जेक्ट का काम करता है ना तो उसका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। उसके बाद कंटिन्यूटी में जो भी काम आ रहे होते हैं वो उसी स्टेट में आ रहे होते हैं, यानी वो खुशी खुशी काम करता रहता है और सब चीज़ें उसी में कवर हो जाती हैं। यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल लें कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप परेशान हैं, तो आपको कोई अच्छी चीज़ भी ना अट्रैक्टिव नहीं लगती, आपका उसमें दिल नहीं लगता। इसी तरह अगर बच्चे का पढ़ने को दिल नहीं करा तो अगर वो किसी आसान सब्जेक्ट या किसी अपने आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाह रहा है ना तो उसे करने दें। इस तरह उसका पढ़ाई की तरफ माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, तवज्जो बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी बच्चा स्टडी से फ्री होता है ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट्स दें, उसकी तारीफ करें, उसके काम को अप्रिशिएट करें, उसे फील करवाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने कुछ अचीव किया है अकॉर्डिंग टू प्लानर, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। बच्चे की फ्यूचर पेसिंग करें, मतलब उसे कहें कि आपने आज जो इतना अच्छा काम किया है, टाइम टेबल को फॉलो किया है, तो आप कल भी इसी तरह बिहेव करना। कोई और एग्जाम्पल भी आप यहाँ कोट कर सकते हैं, लाइक बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से खाना खाया है, बेटा आप कल भी इसी तरह खाना, आज जिस तरह आप नहा धोकर टाइम पर फ्रेश हुए हो कल भी इसी तरह करना। यानी बच्चे के आज को कल से उसके फ्यूचर से कनेक्ट करें, अच्छी चीज़ों को कनेक्ट करें, बुरी को नहीं। अक्सर पेरेंट्स बुरी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ तुमने ये इस तरह गलत काम किया है ना, भाई को मारा है, बहन को मारा है, या बदतमीज़ी की है, या गाली दी है, तो ये टीचर के सामने भी करना, ये फलां रिश्तेदार के सामने भी करना। यानी आप उन्हें खुद कह रहे होते हैं कि आप ये काम फ्यूचर में भी करना। तो इस तरह से नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपने फ्यूचर पेसिंग नहीं करनी, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में करनी है। जो काम बच्चा अच्छा करे उसे अप्रिशिएट करें ताकि वो फ्यूचर में भी करे। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई पर फोकस सिर्फ पढ़ाई के वक्त ही नहीं होता, उसके आगे पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, वो भूखे नहीं होने चाहिए। 8 से 9 घंटे की नींद बच्चों के लिए होनी चाहिए, तभी वो पढ़ाई पर फोकस करेंगे। इसके अलावा उनका पेट भी भरा हुआ होना चाहिए, अच्छी डाइट भी उन्हें करवाएं। और जब बच्चे पढ़ाई के दौरान उकता जाएं, थक जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं, तो थोड़ी सी उन्हें ब्रेक भी ज़रूर दिया करें। इस तरह ब्रेक लेने से ना बच्चे अगेन फ्रेशन अप हो जाते हैं। और जब भी बच्चे पढ़ने के लिए बैठें, उनकी पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ईच एंड एवरीथिंग वहीं पर कलेक्ट रखें ताकि बच्चे बाद में डिस्ट्रैक्ट ना हो कि मुझे वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रही हूँ कि मार मार कर बच्चे को बिल्कुल ना पढ़ाएं। इस तरह पढ़ाने से ना बच्चे में रिपल्सिव एटीट्यूड पैदा होता है जो उसकी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी लेकर आता है। बच्चों के लिए ना वोकैबुलरी की एक कॉपी बनाएं, रेगुलर छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को याद करवाया करें, इससे बच्चों की नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। अच्छा, ये जो 2 बुक्स मैं आपको दिखा रही थी ना, ये मैं आजकल पढ़ रही हूँ और इसी से देखकर पॉइंट्स लिख कर ना फिर मैं आपके लिए व्लॉग भी बनाती हूँ। बुक रीडिंग्स बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उनकी रीडिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स इन्हांस और इम्प्रूव होती हैं। बच्चों को स्टोरी बुक्स पढ़ने के दौरान अगर इंग्लिश के कोई वर्ड समझ में नहीं आते ना तो उन्हें गूगल करके उनके मीनिंग बताएं और अलग से एक कॉपी बनाएं, उन पर इन वर्ड्स को लिखा करें, तो उनसे वोकैबुलरी उनकी बहुत इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर थोड़े से बच्चे बड़े हैं, आपके थोड़ी बड़ी क्लासेस में, लाइक 7, 8, 9, 10 इस तरह से हैं, तो उनको थोड़े थोड़े जो डेली बेसिस पर ईडियम्स यूज होते हैं ना, वो भी गूगल से सर्च करके अलग से कॉपी पर लिख कर दिया करें। और कभी कभार बच्चों से कहें कि इस कॉपी को आप गो थ्रू कर लिया करें, तो जो भी वोकैब्स उन्होंने लिखी हुई होंगी ना या ईडियम्स लिखे हुए होंगे, वो एक दफा उनको रिकॉल हो जाएंगे, रिमाइंड आ जाएगा। बच्चों के टॉयज पर और इधर उधर हम कितना खर्चा कर रहे होते हैं, तो बुक्स पर जरूर खर्चा करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। उर्दू या इंग्लिश जो भी बुक्स बच्चों को पसंद है वो उनको जरूर ला कर दिया करें, क्योंकि बुक्स पढ़ने से बच्चों की रीडिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स और वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज होती हैं, बिलीव मी। तो बच्चों को ना बुक्स रीडिंग पर जरूर लगाएं। सो ये सारी वो टिप्स हैं जिनको पेरेंट्स ने खुद फॉलो करना है और फिर अल्टीमेटली आपके बच्चे का भी पढ़ाई की तरफ दिल लगेगा और आपको बार बार बच्चों को पढ़ाई का कहना नहीं पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो, कोई पॉइंट आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।